अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेसन हमने स्टार्ट करना है इसका नाम है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय G.F. लेम। दिस इज़ द सेकंड ऐसे इन द सेकंड पार्ट ऑफ बुक 2। ठीक है, जो कि सेकंड पार्ट है हीरोज़ का सेक्शन, उसमें से ये सेकंड ऐसे है और इसमें जिस हीरो को कवर किया गया है उसका नाम है रॉबर्ट क्रिस्टोफर। ही वाज एन अमेरिकन एडवेंचरर और उसका सहारा डेजर्ट में जो उसने जर्नी किया था थ्रू हिच हाइकिंग, उसको इस लेसन के अंदर कवर किया गया है। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हिच हाइकिंग का क्या मतलब है। हिच हाइकिंग एक तरह का मोड ऑफ ट्रैवल है जिसमें आप अपनी कैरेज में, अपनी सवारी में सफ़र नहीं करते, बल्कि आप किसी और से लिफ्ट लेकर जो है अपना सफ़र जारी रखते हैं। ठीक है, तो ये सहारा जैसे डेजर्ट के अंदर ये काफ़ी मुश्किल मोड ऑफ ट्रैवल हो सकता है। अब हम सहारा डेजर्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये सबसे बड़ा दुनिया का हॉट डेजर्ट है। ठीक है, इसकी ये इंफॉर्मेशन है कि इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड और इसका एरिया तकरीबन 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। अफ्रीका में ये डेजर्ट वाक़या है और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तकरीबन 11 कंट्रीज़ में इसका जो सारा रकबा आता है, इसमें इजिप्ट, माली, अल्जीरिया, सूडान, टूनीशिया, चाड, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को और इस तरह के और भी कुछ कंट्रीज़ शामिल हैं। ठीक है, और इसके बाद सहारा डेज़र्ट की हिस्ट्री में थोड़ा सा हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फ़्रेंच कंट्रोल में रहा है। यानी कि फ़्रांस ने अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर कॉलोनियल रूल कायम किया हुआ था, यानी कि कब्ज़ा किया हुआ था। तो सहारा डेज़र्ट का भी तकरीबन हाफ़ पार्ट ऑफ द सहारा डेज़र्ट वाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल। लेसन में हमें बताया गया है, सबसे पहले रॉबर्ट क्रिस्टोफर के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया दैट ही वाज एन अमेरिकन एडवेंचरर एंड ही स्टार्टेड हिज ट्रांस सहारा जर्नी इन 1956। ठीक है, एंड ही हैड टू हिच हाइक अक्रॉस द सहारा, यानी उसने हिच हाइकिंग करते हुए सहारा को क्रॉस करना था। और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट उसके चाइल्डहुड का बताया गया है। हमें बताया गया है कि वाई वॉज ही इंटरेस्टेड इन द सहारा डेजर्ट। तो बताया गया है कि उसकी फोस्टर मदर, जब भी वो ही वॉज़ नॉटी इन हिज चाइल्डहुड, जब भी वो कोई शरारत करता था तो उसकी फोस्टर मदर उसको धमकी देते हुए कहती थी दैट शी विल सेंड हिम टू टिम्बकटू। ठीक है, टिम्बकटू जो है वो सहारा डेजर्ट के अंदर एक सिटी है, तो वो उसको हमेशा धमकाती रहती थी कि वो उसको टिम्बकटू भेज देगी। तो इसके बाद हुआ क्या कि इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्राइटेंड वो इसमें इंटरेस्टेड हो गया और उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो इस सिटी को देखे। तो जब वो जवान हुआ, ही टर्न आउट टू बी एन एडवेंचरर, और फिर उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो जाकर सहारा डेजर्ट को विज़िट करे और वो टिम्बकटू तक पहुँचे। तो ऐसा भी समटाइम्स हो जाता है कि बच्चों को आप धमकाते हैं तो बजाय डरने के वो उस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो सबसे पहले जिस सिटी से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, इट वाज नेम्ड बाउसादा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द डेजर्ट, द पोर्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, क्योंकि असल में डेजर्ट जो है वो इसी सिटी से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से उसने जो है अपना सहारा का डेजर्ट स्टार्ट किया और एक डेजर्ट ट्रक के अंदर उसने ये जर्नी स्टार्ट किया। ये बहुत ही स्लो मूविंग ट्रक था और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से स्टाइफलिंग सिचुएशन थी, बहुत ही एगनाइजिंग किस्म की सिचुएशन थी, तो उसको बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद अचानक एक वेपन्स कैरियर ट्रक जो है वो उसने उनको ओवरटेक किया और उसने उसको रोका एंड ही रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट इन चार्ज कि वो उसको लिफ्ट दे दे। तो पहले तो लेफ्टिनेंट जो है उसने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना। उसने ये पॉइंट आउट किया कि सिविलियंस को वो लिफ्ट नहीं दे सकते हैं बिकॉज इट वाज एन आर्मी ट्रक। ठीक है, उसमें एमिनेशन वगैरह लेकर जाया जा रहा था। लेकिन उसने फ्रेंच मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्टिफिकेट उनको दिखाया, एक परमिट उसको मिला हुआ था जिसमें उसको अलाउ किया गया था कि वो आर्मी के कैरियर्स के अंदर, आर्मी की गाड़ियों के अंदर सफ़र कर सकता है। ये जो परमिट है बाद में विदड्रॉ कर लिया गया था और कैंसिल की स्टैंप भी लगी हुई थी उसके पीछे, लेकिन लकीली लेफ्टिनेंट ने उसको उलट कर नहीं देखा और उसको कैंसिल स्टैंप नज़र नहीं आई और उसने उसको अलाउ कर दिया कि वो उनके साथ सफ़र करे। इस वेपन्स कैरियर ने उसको गार्डिया नाम के सिटी के अंदर ड्रॉप किया और इसके बारे में जो रिमार्केबल बात उसने हमें बताई है वो उसकी फ़्लाइज़ हैं, यानी कि मक्खियाँ।
इस टिपिकल डेजर्ट सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वो कहता है कि पाई जाती हैं, और इतनी ज़्यादा है कि वो हर चीज़ जो रिमोटेस्ट उसका रिलेशन हो विद फूड, कोई भी चीज़ फूड से मिलती जुलती भी हो, तो वो मुकम्मल तौर पे फ्लाइज से कवर की जाती है। और वो कहता है कि जब वो खाना खाता था तो बहुत केयरफुली वो ईच मोर्सल को अपने दांतों के पीछे रखता था ताकि कोई फ्लाई भी उसके साथ उसके मुंह में ना चली जाए। और इसी तरह वो कहता है कि बहुत सारे बच्चे भी उसने इस सिटी के अंदर देखे, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कैसे नज़र आते थे, उनकी लुक्स कैसी थी, क्योंकि उनके फेसेस जो हैं वो एक मास्क ऑफ फ्लाइज से ढके हुए थे। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ उनके चेहरों के ऊपर बैठी हुई थी कि उनके फीचर्स जो हैं वो विजिबल नहीं थे। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट गार्डिया। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हुआ और नेक्स्ट जो उसका स्टॉप था वो एल्गोरिया में उसने करना था, और एक हैवी ट्रक के अंदर वो एल्गोरिया का उसने सफ़र शुरू किया। इस सफ़र के दौरान उसको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इसमें बहुत ही मुश्किल ये सफ़र था और उसमें कोई भी रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो इस दौरान जो ड्राइवर ऑफ द ट्रक है जिसका नाम हैंटाउट था, उसने उसको एक इंसिडेंट सुनाया कि एक दफ़ा 3 इंग्लिश मैन दे स्टार्टेड इन अ कार, और उनके पास ज़्यादा वाटर नहीं था। तो क्या हुआ कि उनकी गाड़ी जो है वो एक सैंड ड्यून यानी रेत के टीले के अंदर फंस गई, और वहाँ पर वो फंसे रहे और कोई भी उनको हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता था। पानी भी उनका ख़त्म हो गया। तो बाद में कुछ दिनों के बाद उनकी बॉडीज़ जो हैं वो बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह सूखी हुई मिली। तो ये उसने बताया, यानी इतना ये ख़तरनाक डेज़र्ट है, अगर आपके पास इनफ वाटर सप्लाई ना हो तो इस किस्म के मिसहैप भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है उन्होंने सर्च फॉर वाटर शुरू की इसी सफ़र के दौरान, और हीट बताया गया है कि बहुत ज़्यादा थी। 130 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है शेड के अंदर, और ओपन सैंड के अंदर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, जो बहुत ही एक्सेसिव किस्म का टेम्परेचर था। और वहाँ पर फिर उन्होंने वाटर होल की तलाश शुरू की, जो कि बड़ी ही मुश्किल से उनको मिला। पहले उन्होंने 2-3 वाटर होल्स चेक किए जो बिल्कुल ड्राई थे। ये भी सहारा डेजर्ट की एक है क्वालिटी, आप इसको कह लें कि वहाँ पर वाटर होल्स जो हैं वो ड्राई आपको मिलते हैं। लेकिन फाइनली वो एल्गोरिया पहुँच गए, और इसके बाद एल्गोरिया का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसको बताया गया है एल्गोरिया इज़ एन ओएसिस। अब ओएसिस यानी नखलिस्तान क्या होता है, डेज़र्ट में अव्वल तो पानी मुयसर नहीं होता है, पानी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर किसी जगह पर पानी अवेलेबल हो तो उसके इर्द गिर्द वेजिटेशन भी हो जाती है, दरख्त वगैरह उगाते हैं, और लोग भी वहाँ पर डेफिनेटली रहना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह का जन्नत का नज़ारा पेश करता है कि डेज़र्ट के अंदर एक बहुत ही ग्रीन और बहुत ही वाटरी प्लेस जो है वो मौजूद हो। तो एल्गोरिया इसी तरह का एक ओएसिस है, और यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर है, पाम ट्रीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत ये सिटी है। इसके बाद क्रिस्टोफर ने एल्गोरिया से इंसला का सफ़र शुरू किया, और इस दौरान उसको बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक्सपीरियंस हुआ ऐसे कि उसके साथ 2 लोग थे, ड्राइवर था और उसके साथ कैबिन में एक और था, और ग्रीज़र था। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो हैं वो ट्रक के साए में रेस्ट कर रहे थे, और इससे पहले ड्राइवर ने उसको कहा कि पानी में अगर वो थोड़ी सी वाइन मिला लेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्रिस्टोफर ने उसकी हदायत पर अमल कर लिया, और जिस वक्त दूसरे दोनों लोग सो रहे थे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। वो ड्राइवर कैबिन में जाने लगा तो अचानक से उसको चक्कर आना शुरू हो गए। हिज हेड स्टार्टेड पाउंडिंग, और उसको लगा कि वो गिरने वाला है। उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से इस जलती हुई तपती हुई रेत से बच जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। ही कोलैप्स्ड, गिर गया वो सैंड के ऊपर, और उसकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लकीली जो दूसरे 2 लोग थे वो उसकी गिरने की आवाज़ सुनकर जागे। उन्होंने उसको खींचकर साए में किया, उसको पानी की पट्टियाँ की, और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बोलने के काबिल हो सका। तो इसके बाद फिर वो फाइनली इंसला पहुंच गया। इंसला नामी कस्बा जो है, इसके बाद हमें ये बताया गया, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिया एंड इंसला। एल्गोरिया के बारे में हमें बताया गया है दैट इट वाज एन ओएसिस, और बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत खूबसूरत वो जगह थी। लेकिन इंसला का जो टाउन है इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रोच्ड अपॉन बाय द डेजर्ट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता
डेज़र्ट इसको निगलता जा रहा है। काफ़ी इसके आउटस्कर्ट्स जो हैं वहाँ पे सारी रेत आ चुकी है और लोग फेंसेस वगैरह लगाकर डेज़र्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये टाउन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इट विल बी कम्प्लीटली स्वैलोड बाय द डेज़र्ट, यानी मुकम्मल तौर पर डेज़र्ट इसको निगल लेगा और ये टाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इन सलाह से नेक्स्ट जो उसने जर्नी शुरू किया, ही हैड टू रीच तमन रैसिड। तमन रैसिड जब वो पहुंचा है तो वहाँ पर उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड बनाने का मौका मिला। उनका नाम प्रोफेसर क्लॉड बेलेंगरनन था। ठीक है, ही वाज अ फ्रेंच ऑफिसर, फ्रेंच थे वो, बट ही हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ द तुआरिक पीपल। तुआरिक वहाँ के मुकामी लोगों को कहते हैं जो बेदुइन्स की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि खैमे लगाकर और इधर से उधर वो मूव करते रहते हैं। तो ये जो फ्रेंच प्रोफेसर थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को उनकी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था। तो इनकी हेल्प से क्रिस्टोफर को ये मौका मिला कि वो एमिनोकल यानी कि उस ट्राइब का जो सरबराह था, या आप उसको बादशाह कह सकते हैं, उसके कैंप में रहे। और इसके बाद वो तुआरिक पीपल के बारे में हमें थोड़ा सा बताता है दैट दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा वो मेहमान नवाज हैं, बहुत जेनरस और बहुत ऑनेस्ट हैं। और इसके बाद और इसी स्टे के दौरान उसने कैमल बैक पे भी राइड करना सीखा, क्योंकि नेक्स्ट जो जर्नी था वो उसको कैमल बैक पर ही करना था, ऊँट के ऊपर सफ़र करना था, क्योंकि नेक्स्ट कोई ट्रक्स जाने वाले नहीं थे। तो पहले पहले उसको काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली वो इस काबिल हो गया कि वो कैमल राइड कर सके। इसके बाद प्रोफेसर बेलेंगरनन ने अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम बू बकर था, उसको कुछ अरसे के लिए उसका साथ देने के लिए भेजा। 3 कैमल्स पर वो रवाना हुए, एक पर बू बकर, दूसरे पर क्रिस्टोफर और तीसरे पर सप्लाईज़ थी। क्रिस्टोफर का सामान था जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत कोई भी कस्बा नहीं आता है बहुत दूर तक, और अगर आपके पास काफ़ी सामान पानी और खाने पीने का सामान मौजूद ना हो तो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसके बाद बताया गया है कि मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द जर्नी उसका स्टार्ट हो गया जब उसने किडल की तरफ रवाना वो हुआ। तो पहले तो वो एक बड़े कारवान के साथ सफ़र कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी पार्टी जो किडल जाने का इरादा रखती थी, उसमें 2 तुआरिक लोग थे और एक स्लेव था। तो क्रिस्टोफर जो है इन लोगों के साथ हो गया और इन्होंने किडल की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब मसला ये था कि इनको शॉर्टेज ऑफ वाटर का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके जो साथी थे उनके पास कोई भी वाटर नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले वेल की तलाश करना शुरू की। अब काफ़ी वो वेल तक जब वो पहुँचे हैं तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, और इसी तरह तकरीबन 2-3 वेल्स उन्होंने और भी देखे, वो सारे के सारे बोन ड्राई थे, उसके अंदर कोई भी पानी मौजूद नहीं था। और उसके बाद पता चला कि नेक्स्ट जो वेल है वो 2 डेज़ की मुसाफत पर है, और अगर उनको फौरी तौर पे पानी ना मिला तो उनकी डेथ भी हो सकती है और वो पानी की कमी की वजह से मौत का शिकार हो सकते हैं। इस मौके पर अब उनके पास और कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने ऐसा किया कि इनके पास जो कैमल्स थे उनमें से एक को मारने का इरादा किया, और क्रिस्टोफर से उन्होंने कहा कि वो अपने हिस्से का कैमल दे, और क्रिस्टोफर ने विलिंगली अपना कैमल उनको पेश कर दिया। उन्होंने कैमल को ज़िबा किया और उसके स्टमक के अंदर जो वाटर था वो निकाला और उसको उन्होंने एक वाटर बैग के अंदर स्टोर कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि जो स्टमक के अंदर से वाटर निकलेगा वो ड्रिंकेबल तो नहीं होगा, वो ग्रीनिश सा फ्लूइड था और बहुत ही स्मेली था, और उसको उन्होंने पहले बॉईल किया और बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने, दूसरे जो अरब्स थे, तुआरिक्स थे, उन्होंने तो उसको किसी न किसी तरीके से पी लिया, लेकिन क्रिस्टोफर ने बहुत ही मुश्किल से इस पानी को पिया। इसके बाद जो सफ़र का हिस्सा था वो जिस डेज़र्ट के हिस्से से वो गुजरे थे उसको लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ कहा जाता है, और वो कहते हैं कि ये बड़ा ही सोच समझ कर नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी वेल्स भी आपको मिलते हैं जिसके अंदर पानी नहीं होता, और दूसरा एक ख़तरनाक जो फैक्ट है वो सैंड स्टॉर्म का ख़तरा है। और अगले ही दिन इसको क्रिस्टोफर ने एक्सपीरियंस भी कर लिया कि अचानक से कैमल्स जो हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, वो एक नशेबी जगह पर जाकर बैठ गए। तो क्रिस्टोफर ने जब हराइज़न की तरफ देखा तो उसको ऐसा लगा कि सारा का सारा हराइज़न जो है वो पिघल रहा है, एक सैंड स्टॉर्म आ रहा था। तो उसके साथियों ने उसको इशारों से बताया कि उसको कैमल के पीछे जाकर छुप जाना चाहिए और अपने आप को टोटली कवर कर लेना चाहिए। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब ये स्टॉर्म आया तो उसकी फ़ोर्स बहुत ही ज़्यादा थी
कैमल की आड़ उसने ली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो सैंड थी वो उसके कपड़ों के अंदर घुसी चली जा रही थी। जो स्मॉलेस्ट ओपनिंग भी जो थी वो उसके कपड़ों के अंदर घुस गई, और उसी तरह क्राउच किए उसको ये ख्याल आया कि एक बार एक बहुत बड़ा कारवान था और वो पूरा का पूरा सैंड स्टॉर्म के अंदर धंस गया था और उनका नामो निशान भी नहीं मिला था। ये वाला सैंड स्टॉर्म खुशकिस्मती से इतना ज़्यादा ड्रास्टिक साबित नहीं हुआ। ये तकरीबन आधा घंटा ही जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर रेत की एक मोटी तह जम चुकी थी, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद फाइनली वो किडल के कस्बे में पहुंच गया और वहाँ से उसने फिर टिम्बकटू आगे जाना था, जो कि तकरीबन 560 किलोमीटर्स के फासले पर है। और किडल से टिम्बकटू की जर्नी के दौरान एक और ख़तरनाक वाक़या उसके साथ पेश आया। हुआ यूँ कि वो कुछ स्टोन्स वगैरह इकट्ठे कर रहा था ताकि वो स्टोव बना सके। उसने एक बड़ा सा स्टोन उठाया तो उसके नीचे तकरीबन 4 फीट लंबा स्नेक जो है वो कॉइल बनाकर बैठा हुआ था। वो अचानक से उसने अनकॉइल किया अपने आप को और उसके ऊपर हमलावर हो गया। लकीली वो टाइम पर पीछे हो गया तो उसके फैंग से वो बच गया, अदरवाइज़ स्नेक बाइट से भी उसकी जान जा सकती थी। बताने का मकसद ये है कि ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी था उसका और इसमें जगह जगह पर उसको जान का ख़तरा था। इसके बाद फाइनली वो टिम्बकटू पहुंच गया और वहाँ पर उसने कुछ दिन स्टे किया। बहुत ज़्यादा जो सहारा के जर्नी ने उसको अफेक्ट किया था, उसका हाथ बुरी तरह से फट चुका था और वो अपना कैमरा भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन टिम्बकटू के क़याम के दौरान वो थोड़ा सा उसने रीगेन किया, अपनी हेल्थ उसकी बेहतर हो गई। तो फिर उसने सोचा कि डेज़र्ट को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले वो थोड़े से इसके पार्ट्स और देख ले। तो उसने जल्दी से एक डिसीजन लिया और उसने प्रोफेसर क्लॉड बेलैंगन को टेलीग्राम भेजा कि वो एगेडिस से एक जगह है इन एबन गैरेट, वहाँ पर सफ़र करेगा और इसी तरह जो प्रोफेसर हैं वो भी इन एबन गैरेट पहुँच जाएंगे। और अगर क्रिस्टोफर तब तक वहाँ ना पहुँचा हुआ और प्रोफेसर पहले आ गए तो वो जो रोड है उसके ऊपर ही अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये अरेंजमेंट हो गई और क्रिस्टोफर ने जो है एगेडिस से इन एबन गैरेट की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों के साथ, जिस कारवान के साथ वो जा रहा था, उन्होंने इसरार किया कि वो पहले अपने कैमल्स को पानी पिलाएंगे, तो जिसकी वजह से 2 दिन उनके ज़ाया हो गए। और क्रिस्टोफर उनको बार बार कहता रहा कि बैक टू रोड वो चलें, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। 2 दिन के बाद वो वापस रोड पर आए। इसके बाद वो इन एबन गैरेट पहुंच गया। इन एबन गैरेट कोई विलेज नहीं है या कोई कस्बा नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक छोटा सा बॉर्ज बना हुआ है, मड हाउस समझ लें कि वहाँ पर बना हुआ है, और कुछ फासले पर एक पानी का कुआं जो है वो मौजूद है। जब क्रिस्टोफर इस पानी के कुएं में पहुँचा तो उसके अंदर पानी बहुत ही लो था और तकरीबन 40 मीटर जो है उसको वायर चाहिए थी या फिर कोई रस्सी चाहिए थी, जो उसके पास नहीं थी। अब वो ये सोचने लगा कि वो किस तरीके से पानी हासिल करेगा इसके अंदर। उसके पास एक छोटा सा टी पॉट था जिसके मदद से वो पानी हासिल कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई रस्सी नहीं थी। उसने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इख्तियार किए। पहले उसने अपनी टर्बन जो है वो उतारी और उसके 4 स्ट्रिप्स फाड़ लिए और उनको जोड़कर उसने जो है रस्सी बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो तकरीबन हाफ वे ही गया, यानी वेल के अंदर तकरीबन आधा रास्ता ही वो पहुंच सका। इसके बाद उसने सोचा कि वो अपना स्लीपिंग बैग जो है क्या वो उसके स्ट्रिप्स कर ले, लेकिन इसको उसने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में ये होता है कि दिन तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है लेकिन रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो रात को वो ठिठर कर भी मर सकता था। तो अब उसको ये लग रहा था कि उसकी डेथ होने वाली है, तो उसने सोचा कि वो अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर ले। उसके पास एक रिकॉर्डर था और उसकी एक थिन सी वायर थी। अब अचानक से उसको क्लिक किया कि उसके पास वायर मौजूद है जिसको वो टाई करके पानी निकाल सकता है। और वायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतनी मज़बूत नहीं थी, तो उसने काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स उसके जोड़े। काफ़ी लंबी ये वायर थी, उसके स्ट्रैंड्स इकट्ठे किए और उसको थोड़ा मज़बूत किया और इस तरीके से फिर उसने वहाँ पर पानी हासिल किया और इसी तरीके से उसकी जान बच पाई। इस दौरान अगले दिन वो बैठा देख रहा था तो कुछ पेट्रोलिंग कार्स जो हैं वो उसको लेने के लिए पहुंच गई। बाद में पता चला कि ये 2 दिन जो वो रूट से अलग रहा था, सड़क से साइड पर हो गया था, उसके दौरान प्रोफेसर क्लॉड बेलैंगन आए और उन्होंने क्रिस्टोफर को वहाँ नहीं देखा, तो उनको लगा कि वो वापस चला गया होगा, तो वो वापस वहाँ पर गए, किडल में गए।
तो उनको टिम्बकटू पहुँचे तो उनको पता चला कि ये गलत उनको किसी ने डिसइंफॉर्मेशन दी थी। वापस वो गए, उन्होंने फौरी तौर पे डेजर्ट पेट्रोल पार्टीज़ जो होती हैं उनके साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि वो क्रिस्टोफर की तलाश करें। उन्होंने फौरी तौर पर इन एबन गैरेट की तरफ कुछ सर्च पार्टीज़ भेजी और इस तरीके से क्रिस्टोफर की जान बच पाई। तो ये सारा जो है उसका एडवेंचर का लास्ट पार्ट था और हमें बताया गया है कि खुशकिस्मती से और प्रोफेसर क्लॉड बेलैंगन की अक्लमंदी की वजह से क्रिस्टोफर की जान बच गई, वरना उसकी वहीं पर रेत में कब्र बन सकती थी।